ओके, सो हम लोग लास्ट टाइम चल रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है। यही टॉपिक चल रहा था अपना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लास्ट टाइम, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको जरा देखते हैं। अपने पास कोई एटम है, जैसे हाइड्रोजन है, उसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड को अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसके अराउंड भी चक्कर लगाते हैं और इसके अराउंड भी चक्कर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों को बिलोंग करते हैं, दोनों ने शेयर कर लिया, जैसे पार्टनरशिप कर लिया होता है ना, ठीक है, पार्टनरशिप होती है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके ऑक्टेट में, इसके जो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके लास्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आता है ना, ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भी चक्कर लगाते हैं, इसके भी चक्कर लगाते हैं और इसके भी चक्कर लगाते हैं। इतना सबको समझ में आता है ना। कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, इसको अपन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इतना सबको समझ में आता है क्या, जरा बताना मुझे। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इसका आया है और एक इसका आया है, और ये दोनों आकर अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके भी चक्कर लगाएंगे, इसके भी चक्कर लगाएंगे, मतलब इसका भी डबलेट पूरा करेंगे, इसका भी डबलेट पूरा करेंगे। इतनी चीजें समझ में आती है क्या, थोड़ा जल्दी बताओ यार। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इतना तो पता है ना सब लोगों को, हाँ? तो ये पार्टनरशिप हो गई, इसको अपन कहेंगे इक्वल पार्टनरशिप हो गई। इक्वल पार्टनरशिप क्यों हुई, क्योंकि जैसा एटम ये है वैसे ही एटम ये है। एक तरह से हम बोलते हैं दोनों के पास इक्वल पैसा है। अगर इक्वल पैसा होगा तो इक्वल पार्टनरशिप होगी। लेकिन अगर आप HCl को देख रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हमको इतना पता है कि ये नॉन मेटल है। क्लोरीन नॉन मेटल की क्या खासियत होती है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहता है, इलेक्ट्रॉन उसमें गेन करने की एबिलिटी होती है। अब होना तो ये चाहिए था कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8, ये 8 पूरा करना चाहता है और इसके पास एक ही होता है तो ये 2 पूरा करना चाहता है। तो इसने एक अपना शेयरिंग में दे दिया और 2 2 4 2 6 हो गए, एक 7 बचा वो उसने यहाँ शेयरिंग में दे दिया। तो ये दोनों ने अपने शेयरिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी चक्कर लगाएंगे तो इसका डबलेट पूरा कर देंगे, और साथ में इसका भी चक्कर लगाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा कर देंगे। तो ये तो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन और हीलियम में डबलेट पूरा करना होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जबकि बाकी एटम्स में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो शेयरिंग से ये हो गया। अब होना तो ऐसे ही चाहिए था, पर होता क्या है कि ये ज्यादा पावरफुल होता है। पावरफुल मींस ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच के रखने की इसमें ज्यादा एबिलिटी होती है, इसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है। तो जो बॉन्ड है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में आने चाहिए वो इलेक्ट्रॉन कुछ इधर आ जाते हैं, ये क्लोरीन के पास आते हैं। अब ये क्लोरीन का 2 चक्कर लगाएंगे तब जाके हाइड्रोजन का कहीं एक चक्कर लगा पाएंगे, फिर क्लोरीन के 2 चक्कर लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन का एक चक्कर लगा पाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज्यादा पास होते हैं और हाइड्रोजन के कम पास होते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखना चाहता है, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी नेगेटिव आयन होने की होती है। इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन अच्छे समझ लेना। दी टेंडेंसी टू attract shared pair of electron in a covalent bond towards itself
is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखना, मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला था इसके पहले अपन ने। उसमें क्या होता है, कोई गैसियस एटम अकेला होता है, यानी ये जो क्लोरीन जो है वो अकेला गैसियस एटम में है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को, सॉरी न्यूट्रल है ये, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे, इसको डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ये अलग चीज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बॉन्डेड एटम की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होगी, जब बॉन्ड बना लेगा, और ये कब होगी, जब आइसोलेट होगा। आइसोलेटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब करता है तो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एक एनर्जी है। ये जो है एक एनर्जी है, इट इज एन एनर्जी, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, और ये एक टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी है, कोई एनर्जी नहीं है, ये उसकी रुझान है, सही है उसका। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द टेंडेंसी, इट इज नॉट एनर्जी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी नॉट एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एक पर्टिकुलर एनर्जी है और ये एक टेंडेंसी है, और ये केवल किसमें हो सकती है, बॉन्डेड एटम में हो सकती है। बॉन्डेड एटम में ही हो सकती है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड में ही हो सकती है, और ये तो आइसोलेटेड एटम के लिए। बात समझ में आ गई, दोनों में अंतर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आई क्या सबको? यस या नो करके बताओ मुझे जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। आगे सबको समझ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छे से? डेफिनेशन लिख लिया? ओके, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आ जाने से, अच्छा ये अभी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, सब लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी 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 वेरी, जितने बार वेरी लगा दो उतना इंपॉर्टेंट है। वहां तो इतना डिटेल में आप लोग पढ़ने वाले हो कि मैक्सिमम चीजें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही पढ़ेंगे, होंगी सॉल्व। तो ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमारा केवल डेफिनेशन पढ़ने का एम है, वहां आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे HCl है, HCl में हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ पुल हो गए, क्लोरीन की तरफ। तो इसको शो करने का ये तरीका होता है, एरो लगा देते हैं, एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुल किसके तरफ हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है होते हैं, 7। एक तो यहाँ शेयर्ड पेयर में लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर क्लोरीन के पास हम देखें तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन तो नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस का मतलब होता है स्लाइट माइनस, और यहां लगा देते हैं डेल्टा प्लस, मतलब स्लाइड प्लस। क्या फर्क है, देखो अगर NaCl बनता है तो Na ने तो कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, तो यहां तो कंप्लीट माइनस लगता है, और इसके पास कंप्लीट प्लस लगता है, तो ये तो आयनिक बॉन्ड हो जाता है। आयनिक बॉन्ड अलग चीज होती है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन जो बीच में रहने चाहिए थे ये थोड़े क्लोरीन के पास आ गए शेयर पेयर, तो इसलिए यहाँ पे स्लाइट माइनस लगता है और यहाँ स्लाइट प्लस लगता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब किसी बॉन्ड में होती है किसी एटम के लिए, तो उसको अपन ऐसा शो करते हैं, यहाँ पर अपन क्या लगा देते हैं, डेल्टा माइनस, और यहाँ लगा देते हैं डेल्टा प्लस। और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। हाँ डेल्टा, देखो इस पॉजिटिव का मतलब होता है कंप्लीट माइनस, और डेल्टा माइनस का मतलब होता है स्लाइट माइनस। इसका मतलब होता है स्लाइट माइनस, थोड़ा सा माइनस है, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए स्लाइट माइनस। समझ में आया क्या साक्षी? ओके ठीक है, इस तरह के बॉन्ड को अपन लोग पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। ये हम आगे केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्या ये वाली चीजें समझ में आ गई सबको? ठीक है केमिकल। ओके, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंडेंस ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला साइज ऑफ एटम, जैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कैसे? अगर कोई छोटा एटम है, इसने बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खींच लेगा, लेकिन अगर बड़ा एटम है, अब इसने बॉन्ड बनाया तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं खींच पाएगा क्योंकि ये दूर हो जाएगा प्लस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो आप बोलोगे फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा होता है, और ब्रोमीन का साइज तो और भी बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और आयोडीन की सबसे कम। तो ये तो मोस्ट, इसको तो याद ही रखना है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द होल पीरियोडिक टेबल। ये तो याद ही रखना है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, ये तो याद ही रखना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन। ये वाली चीज समझ में आ गई? साइज वाला ये लिखते भी जाओ साथ में तुम लोग, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ूं क्या मैं? आकांक्षा नहीं आई क्या? आकांक्षा सर विधि नहीं आई क्या आज? प्रेजेंट है सर। अच्छा, ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, चले आगे। दूसरा डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो अभी तो ये समझ लो जो चार्ज होता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं फिलहाल के लिए। हम लोग जो एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। उस रेडॉक्स रिएक्शन में मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पूरा बताऊंगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वही बताऊंगा। हालांकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, फिर भी ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अभी तो समझ लो चार्ज से, फिलहाल के लिए चार्ज। तो जैसे अगर मेरे पास कोई एटम है, मान लो एक्स कोई एटम है, ओके, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एक्स प्लस की, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एक्स डबल प्लस की। मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन के साथ मान लो एक्स जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल हो जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में। अगर मैंने H प्लस जोड़ दिया इसमें तो ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पुल होंगे। अगर H डबल प्लस जोड़ दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी मोर पुल। तो जितने ज्यादा यहाँ पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल होंगे। तो पॉजिटिव बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इसी तरह से X से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X माइनस की होती है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X डबल माइनस की होती है। तो जितना माइनस बढ़ते जाए, क्योंकि अगर माइनस इसके पास ऑलरेडी माइनस चार्ज है तो ये जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको क्यों खींचना चाहेगा, तो उसको धक्का देना चाहेगा। बल्कि बात समझ में आती है? तो अगर नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना नहीं चाहेगा। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +0 +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 0, इसका -1, इसका -2, तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का भी मतलब है चार्ज, प्लस होगा तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस होगा तो कम ऑक्सीडेशन। ये वाली चीज समझ में आई क्या? ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ूं मैं?
ठीक है। हाँ, उसके बाद तीसरा डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर आपको पता है कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं अपन पीरियोडिक टेबल में, तो प्रोटॉन अंदर बढ़ते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन पीरियड वही रहता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है, और इसलिए साइज कम होता जाएगा, तो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है इट विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्या ये वाली बात समझ में आई क्या सबको? ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली बात समझ में आ गई? सर एक बार रिपीट कर। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे मान लो अपने पास ऑक्सीजन है, सल्फर, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है। ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है ना? इसका 8 होता है, तो कितना होता है? 1s2 2s2 2p4। तो सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना? पहला ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 और 2 4, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। 3 3 6, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब ये 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 8 ही होंगे, 8 प्रोटॉन ये 6 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है? फ्लोरीन में भी 9 प्रोटॉन हो गए, और इसका भी कितना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 5 होगा ना, 2 7 होगा कि नहीं होगा? इसका 2,7 होगा। तो इसके जो सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 9 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ऑर्बिट 2 का 2 ही है, ऑर्बिट तो वही है, बट इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। तो अब ये ज्यादा अट्रैक्शन से इसको खींचेगा, तो हम बोलेंगे इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इसके कंपेयर में ज्यादा है। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस देन दिस, तो ज्यादा तेजी से खींचेगा। ज्यादा तेजी से खींचेगा तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों को भी तेजी से खींचेगा। तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होता है तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ओके, ये तीसरा इफेक्ट हो गया। इसके बाद एक इफेक्ट मैं आपको और बताने वाला हूं जो थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुना है क्या अभी तक? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कुछ? नो सर। नो सर। ओके, तो मैं आपको बोलता हूँ अभी फिलहाल तो आप लोग याद कर लो इसको, ये आप वहां पढ़ोगे। यस सर। हाइब्रिड, हाँ सांची बोल रही, मैंने पढ़ा है, सांची बोल रही मैंने पढ़ा है। अच्छा बताओ सांची, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, हाँ, तो ये बता सकती हो कि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ये वाला कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है, ये वाला कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है, ये वाला कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसा बता सकते हैं क्या देखकर? चलो, अगर नहीं बता पा रहे हो अभी तो मैं आपको थोड़ा सा याद करने बता देता हूँ। आप लोग एक तो हम लोग पढ़ेंगे भी केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम यूज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा।
ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट पूरा जो यूज है वो वहाँ आपको वहाँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हाइब्रिडाइजेशन के बिना काम ही नहीं होता है। तो देखो, जब किसी एटम के बीच, जैसे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इनके बीच जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। जब दो के बीच डबल बॉन्ड बनता है तो इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और जब इसको sp3 कहते हैं, इसको sp2 कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इतना अभी फिलहाल के लिए आप लोग याद रखें। इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होती है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये कहलाएगा sp हाइब्रिड कार्बन। इसके लिए भी कह सकते हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कभी कंपेयर करना हो तो आप बोलेंगे इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ये वाली बात समझ में आ गई क्या? यस। चलिए, ओके ओके, अब अपनी ये पीरियोडिक टेबल है। 1 मिनट। ओके, दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल की में अगर हम देखें, इस पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि कम होगी? क्या लगता है आपको? कोई जरा बोलो, क्या लगता है आपको? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी अमन? साक्षी क्यों इंक्रीज। क्यों होगी? अमन और साक्षी क्यों इंक्रीज होगी? अमन बोल रहा है प्रोटॉन। अच्छा, साइज डिक्रीज। हाँ, ये वाला आंसर सही है। प्रोटॉन की जगह अमन ये बोलना चाहिए कि साइज डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भाई निकल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि जिंक की, तो आप बोलेंगे जिंक की ज्यादा है ना? बात समझ में आ गई? आपसे बोले कि सिलिकॉन की ज्यादा है कि सल्फर की ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सल्फर की ज्यादा है ना? आपसे बोले सेलेनियम की ज्यादा है कि ब्रोमीन की ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ब्रोमीन की ज्यादा है। आगे बात समझ में? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे डिक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार एनसीईआरटी हमको जरूर पढ़ना है, ठीक है? एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको जरूर करना है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। मैं अभी थोड़ा होमवर्क कम दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग वैसे ही बोलते हो कि सर ज्यादा होमवर्क हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, और एक बार रीड जरूर करना है एनसीईआरटी। अगर आपने इसके अलावा एनसीईआरटी रीड कर लिया, मैं जितना बता रहा हूँ उसके अलावा अगर आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया एक बार अच्छे से और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिया, तो कोई रिफ्रेशर किसी की जरूरत नहीं है, आपका सारा लेवल आपका हो जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना ही सफिशिएंट।
लेकिन इतना सफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना करना पड़ेगा। जनरली हम एनसीईआरटी को बहुत कम रिगार्ड पे रखते हैं, सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या है यार, सभी के पास है, लेकिन पढ़ते ही नहीं है लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसके आंसर्स दे दोगे आंसर? ओके, चलो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बताओ? बढ़ेगी कि कम होगी? इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट। इतना समझ में आता है ना सबको? अच्छा, दूसरा मैं बताता हूं, दूसरा मैं पूछता हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज होगी? बिल्कुल करेक्ट, इंक्रीज होगी ना, साइज कम होता है तो ये भी इंक्रीज होगी, बिल्कुल करेक्ट। ओके, बिल्कुल करेक्ट। ओके, ये बताओ, लेफ्ट से अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा, अगर मैं सॉरी अगर मैं लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाऊंगा, तो ऐसा करें क्या? चलो उल्टा ही करते हैं, ऐसे ही रहने देंगे ना, अपन इसको अलग नहीं करते। चलो ऐसा करते हैं, लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, ये बताओ? मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर, बताओ? इंक्रीजेस कौन बोला? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, वेरी गुड, डिक्रीज होगा। ये समझ में आता है? सबको समझ में आ रहा है ना ये क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है। ओके, अब बताओ, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा, ओके, तो अब बताओ एटॉमिक रेडियस पे क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज, पक्का? बिल्कुल करेक्ट, डिक्रीज होगी, साइज छोटा होता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं बताओ, अगर मैं लेफ्ट से राइट ऐसा जा रहा हूं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज होगा। कैरेक्टर इंक्रीज, वेरी गुड, इंक्रीज होगा। अच्छा, चलो, अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं, तो एटॉमिक रेडियस पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, वेरी गुड, चलो, इंक्रीज होगा। ओके, अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूं,
अगर मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा? बोलो बोलो जल्दी से। डिक्रीज होगी, ये समझ में आता है सबको? डिक्रीज होगी, ओके। और बस इतना काफी। एक और बता देता हूँ, ऊपर से अगर मैं नीचे आता हूँ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज होगी, बिल्कुल करेक्ट। तो बस पूरे चैप्टर का ये सार है। इसको चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप लोग चाहो। इसको ग्रुप में भेज देना आप लोग, एक ग्रुप में भी दे देना ताकि जो लोग नहीं आए हैं उनको भी मिल जाए। एक ग्रुप में भेज देना और एक आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लेना, या वैसे तो आपको एनसीईआरटी में दिया है पर देख लो, ठीक है? तो ये पूरे चैप्टर का सार है। So this ends our second chapter. I think third chapter ना, अपन ने बेसिक केमिस्ट्री तो पढ़ा है। तो this ends our third chapter. हाँ, ये थर्ड चैप्टर है ना अपना? Yes, sir.